हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रात की वेश्या भाग 24। एक सिपाही ने मेरे दोनों पैर उठाकर पकड़ रखे थे और दरोगा पटा बरसा रहा था। इतनी पिटाई से रफ़ीक साहब मैं टूट गई। पुलिस की उस मार को बर्दाश्त न कर सकी। पिटते पिटते मेरा शरीर जवाब दे गया। मेरी अंतरात्मा कराहने लगी। तब चोरी का अपराध अपने सर लेना ही एकमात्र रास्ता बचा था। मैंने चीखना शुरू कर दिया, हाँ मैं चोर हूँ, मैंने ही चोरी की है। तब जाकर दरोगा संतुष्ट हुआ और मेरी पिटाई भी बंद हो गई। मुझे हवालात में ही पड़ी छोड़कर दरोगा अपने ऑफिस में घुस गया। तभी वहाँ एक चमचमाती हुई कार दरोगा के ऑफिस के सामने आकर रुकी। दरोगा मुझे जेल पहुँचाने के लिए चालान तैयार कर रहा था। कार में से फातिमा बीवी उतरकर दरोगा के ऑफिस में घुस गई। फातिमा बाजी ने ही मेरी हिमायत की, दरोगा से मुझे छोड़ने की अपील भी की। अपनी राजनीतिक प्रभाव भी दरोगा पर बनाया। पर रफ़ीक साहब, मैं उस अपराध को अपने सर ले चुकी थी जो मैंने नहीं किया था। तब फातिमा बाजी ने 4000 का भुगतान तो वह किया जो बशीर ने चोरी में दिखाया था, और 5000 रुपये पुलिस ने मुझे छोड़ने की रिश्वत फातिमा बाजी से ले ली। 9000 रुपये देकर फातिमा बाजी मुझे थाने से छुटा लाई। रफ़ीक साहब, दुनिया कितनी बुरी है। उसे तुम सभ्य समाज कहते हो। जहाँ भी उसका दाव लगता है रुकता नहीं, घिस देता है। किसी मजबूर की मजबूरी का हर कोई फ़ायदा उठा लेता है। किसी असहाय को हर कोई रगड़ देता है। मगर वह सभ्य लोग हैं। समाज में उनकी इज्जत है। कोई मर रहा है तो मर जाए, अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। जिस बशीर ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और मुझसे वह भी पैसे छीन लिए जो मैंने बलात्कार करवा कर इकट्ठे किए थे, उसने मुझे रुपये छीनकर दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। जेल जाने से तो फातिमा बाजी बचा ही लाई, अन्यथा अब तक जेल में ही पड़ी सड़ रही होती। कौन छुड़ा कर लाता जेल जाने के बाद मुझे? तभी से तू फातिमा बाजी के कोठे पर है? रफ़ीक ने पूछा। हाँ रफ़ीक साहब, फातिमा ने मुझे थाने से छुड़ाया। मैं रोती हुई बाहर निकली तो फातिमा बाजी मेरे सर पर हाथ घुमाते हुए मेरे आंसुओं को पोंछकर बोली, यह दुनिया बड़ी जालिम है बेटी। तेरी उम्र पर भी मैंने बहुत धक्के खाए थे। जाने कितने बलात्कार झेले। यहाँ कोई किसी का नहीं है। जो आज तेरा दुख है, कभी मैं उससे गुजर चुकी हूँ। मगर समय समय की बात है। एक ज़माने में मैं भी तेरी तरह ठोकर खा रही थी। आज अच्छे अच्छे अधिकारियों में ठोकर लगा रही हूँ। हीरे की कीमत जोहरी ही जानता है। खुदा ने कैसा हुस्न दिया है तुझे। तू तो अपने इशारे पर वजीरों को भी नचा सकती है। ज़रूरत है तो अच्छे शक्ति और सही मार्गदर्शन की। नाम क्या है तेरा? शबनम, मैंने रोते हुए कहा। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत है। फसल के पत्ते पर टपकती ओस की बूंदें हीरे जैसी लगती है। यह ज़माना तेरी कीमत नहीं समझ पाया। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे बुलंदियों तक पहुंचा दूंगी। तेरे हुस्न के आगे अच्छे अच्छे अधिकारी सर झुकाएंगे। अच्छे अच्छे राजनेता व वजीरों की नज़र तुझ पर होगी। ऐसा दरोगा तो तेरा चिलम भरेंगे। फातिमा बाजी ने दरोगा की तरफ इशारे करते हुए कहा। रफ़ीक साहब, मेरे सामने कोई मंजिल तो नहीं थी। जो 2 शब्द प्यार से बोल दे उसकी बातों में आना मेरी मजबूरी थी। उस पर विश्वास करने के सिवाय मैं और कर भी क्या सकती, क्योंकि मेरी कोई मंजिल ही नहीं थी। कहाँ जाना है यह भी मालूम नहीं था। मैं बिन पतवार की नाव बन चुकी थी। पानी का रेला के साथ बहना मेरी नियति बन चुकी थी। विश्वास तो मुझे फातिमा बाजी की बातों पर नहीं हुआ, क्योंकि पहले कई बार विश्वास का अंजाम देख चुकी थी। मैं करती भी तो क्या ना करती। मरते हुए को झूठे शब्द भी आशीर्वाद लगते हैं। मेरे नसीब में जो होगा उसे झेलूंगी, और झेल रही हूँ। यही सोचकर मैं फातिमा की गाड़ी में बैठ गई। डूबते हुए को तिनके का सहारा ही होता है। यहाँ कोठे पर आकर फातिमा ने मेरी फीस दिन में एक ट्रिप के लिए 200 रुपये, एक रात के लिए 1000, और कोठे से बाहर किसी शहजादे के साथ किसी अधिकारी, राजनेता या वजीर के लिए 2000 मुकर्रर कर दी। यहाँ भी मेरी चमड़ी का सिक्का खूब चला। महफिलों में नाचने के लिए समय के अनुसार 2000 से 5000 तक फातिमा बाजी ने मुकर्रर कर दिए। 9000 इकट्ठा होने में अधिक समय नहीं लगा, क्योंकि आधे रुपये मुझे मिलते थे, आधे फातिमा लेती थी। फातिमा ने जो भुगतान मुझे छुटाने के लिए थाने पर किया था, उस कर्ज को उतारने में 9000 रुपये लेकर फातिमा के पास पहुँच गई। तो तूने फातिमा का कर्ज उतार दिया? रफ़ीक ने अंगड़ाई लेते हुए अपना हाथ शबनम के गाल पर रख दिया। रफ़ीक का हाथ अपने हाथों से अपने गाल पर दबाते हुए शबनम बोली। मैंने 9000 रुपये फातिमा को देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा कर्ज। मेरा कर्ज? कैसा कर्ज? काहे का कर्ज? रुपये पकड़ते हुए फातिमा बोली। वही 9000 रुपये जो तुमने मुझे छुड़ाने के लिए पुलिस थाने पर दिए थे। फातिमा रुपया लौटाते हुए बोली, नहीं बेटी, तू ही रख ले। वह कर्ज नहीं था, वह तो फ़र्ज था। अगर तू कर्ज ही समझती है तभी भी वह चुकता हो गया। 9000 रुपये तुझ पर आ जाएं तो 9000 मुझे भी मिल गए।
आधे लेती हूँ तेरी मेहनत में से, तो अब कर्ज बकाया ही कहाँ रहा। तू तभी मुझे और न जाने कितने कमा कर देगी, इसलिए यह रुपये तू ही रख ले, तेरे ही हैं। मेरी अब तुझ पर कोई कर्ज नहीं है, इस कर्ज को अब कभी भी अपने दिमाग में मत लाना। रफ़ीक साहब यह कहकर फातिमा बाजी ने वह रुपये मुझे ही वापस कर दिए। उसके बाद मैं कमाई की बुलंदियों को छूती चली गई। नाच गाने की महफिलों में जाने के मैंने 3 घंटे के 5,000 रुपये तक रईस जादों से वसूल किए। किसी दिन तो मैं 3 से 4 महफिलों में भी नाचती। किसी रईस जादे के साथ कोठे से बाहर एक रात बिताने के मैंने 2,000 रुपये दिए। कोठे पर एक रात के 1,000 तो अनिवार्य थे ही। दिन में भी एक ट्रिप के 200 रुपये लेकर मैं 10 से 12 बंदों को संतुष्ट कर देती। तो क्या पूरे दिन इसी काम में लगी रहती? 10 से 12 बंदे तो बहुत ज़्यादा नहीं होते? अरे नहीं अहमद साहब, यहाँ आने वाले को समय ही कितना लगता है, 3 मिनट 5 मिनट। मैं कोई इनकी निकाही बीवी तो थी नहीं जो बहुत आराम से एक ट्रिप में 1-8 घंटा लग जाएगा। यहाँ तो आते ही शुरू और 5 मिनट में खल्लास। और हाँ रफ़ीक साहब, कुछ मंचले तो ऐसे भी आते जिन्हें 1-2 मिनट भी नहीं लगती, तो 10-12 क्या ज़्यादा हैं। पूरे दिन का समय जोड़ा जाए तो मुश्किल से 1 घंटा। फिर रात को भी पूरी रात ड्यूटी देनी, आराम किस समय करती थी? अहमद साहब आप भी मौज ले रहे हैं। अरे रात में क्या कटा पड़ती है, क्या परेशानी है? एक ही बंदा तो रहता है, बहुत करेगा तो पूरी रात में 2 बार 3 बार कर लेगा। अगर पहली बार में आधा घंटे का समय भी लगा तो सुबह तक उसकी आंखें तो नहीं खुली। आराम से सोते रहो, अगर जग भी जाए तो 5 मिनट खराब कर देगा। हाँ कुछ रईस जादे ऐसे भी आते हैं जो आधे घंटे में परेशान कर देते हैं, कसकर घिस देते हैं। कभी इधर पलट, कभी उधर पलट, कभी ऊपर उठा, कभी इधर तो कभी उधर से, जैसा आज ही पूरी ज़िंदगी को निचोड़ कर जाएंगे। सब तरीके एक ही रात में आजमाने की कोशिश करते हैं, पर क्या करूं रफ़ीक साहब, कमाई है तो कुछ झंझट भी है, यही धंधा है। रंडी जो ठहरी वो झंझट तो हर धंधे में होती है। आराम से पैसा कहाँ मिलता है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब तू ये सब मुझे मत सुना, तेरी सुनी हुई बातों से मुझे बहुत दुख होता है। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों ये था रात की वेश्या भाग 24। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।